हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सीए प्रणव पोपट, आपका फैकल्टी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट सीए फाउंडेशन लेवल। अब अगर आपका अपकमिंग सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन है तो ये जो मैं पर्टिकुलर वीडियो लेने जा रहा हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सीरीज जहां पर मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले एक हमारी 12 डेज की सीरीज है जिसके अंदर हम लोग मेजॉरिटी चैप्टर्स भी कवर कर रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट्स और लेटेस्ट वाले पीवाईक्यूज कवर करने वाले हम लोग, ताकि हमको पेपर का भी आइडिया लग जाए और कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। तो उसमें हमारा जो इस वीडियो में एजेंडा है वो दो चैप्टर्स एक साथ कवर करने का है। चैप्टर 11 सीटिंग अरेंजमेंट्स और चैप्टर 9 नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन आउट। एंड मैं आपको बता दूं भाई, जो प्लानर अप्रोच है हमारी सीरीज में वो यही है कि जैसे हमने वन शॉट में चीजों को डिटेल में किया था, अब उसी को थोड़ा सा फास्ट मैनर में हमको करना है। और अब वही सेम क्वेश्चन ना लेते हुए हमको पेपर का आइडिया लगाना है। इसलिए मैंने यहां पर क्या किया है, 2025 में जो तीनों अटेम्प्ट हुए थे, जैन 25, मई 25 और सितंबर 25, तीनों ही अटेम्प्ट के सारे पीवाईक्यूज दोनों चैप्टर के मैंने कवर कर डाले इस सेशन के अंदर। इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के लिए थ्योरी है जरूरी का भी एक सेशन लेने वाला हूं, और जो लास्ट सेशन हमारा 12 जनवरी को होगा उसमें मैं आपका एक फुल सिलेबस लाइव टेस्ट लेने वाला हूं, जिसमें मैं आपके सामने लाइव रहूंगा और आप मेरे सामने टेस्ट देने वाले हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे प्लान के हिसाब से अभी तक आप लोगों ने मैथ्स फॉर फाइनेंस कर लिया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन कर लिया है, ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शन टेस्ट हो गया, और आज हम लोग 4 जनवरी को अपने फोर्थ सेशन में पहुंचे हैं। और जैसा कि मैंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही आपको प्लानिंग दे दिया था कि ये दो सेशन में रिकॉर्डेड लेने वाला हूं, तो कल का ये रिकॉर्डेड सेशन हो गया और आज वाला ये जो सेशन है ये भी मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। रिकॉर्ड करके रखा है मतलब ये कोई दूसरी सीरीज का इसी चैप्टर का वीडियो नहीं है, फ्रेश रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, उन डेट्स में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पहले से जाने से पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर मैं अभी वाले सेशन की बात करूं, ये 4 जनवरी को प्रीमियर हो रहा है, पर मैंने इसको 31 दिसंबर के दिन रिकॉर्ड कर लिया है। तो आज जितने भी न्यू ईयर के मेरे प्लान्स हैं वो मैंने सारे कैंसिल कर दिए, क्योंकि मुझे ये दो चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग करनी थी। तो 30th को मैंने पिछला वाला किया था और आज 31st को मैं ये वाला सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए ऑल राइट। और मुझे पूरा भरोसा है कि यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम। जैसे लाइव सेशन में मैं चीजों को कवर करता हूँ वैसे ही इसमें भी कर रहा हूँ, और प्रीमियर हो रहा है तो लाइव जैसा ही फील रहेगा। आप लोग भी चैट बॉक्स में रिप्लाई रिस्पॉन्ड करते रहना, तो आपको भी फील ही नहीं होगा। तो सेशंस खत्म होने के बाद सारे के सारे नोट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, जिसका नाम ये रहा और जिसका क्यूआर कोड आपके सामने है। इसके साथ साथ मेरी सारी रिवीजन का कंटेंट एक ही जगह पर मैंने एक शीट में डाल दिया है। उस शीट को मैं रिवीजन लाइब्रेरी बोलता हूँ, और उस लाइब्रेरी का क्यूआर कोड भी आपके सामने है। इसके साथ साथ सोशली आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं इंस्टाग्राम में, तो ये है क्यूआर कोड और ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। चलिए जी, पहले शुरू करेंगे चैप्टर 11 से, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है ना भाई। सीटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती बहुत सारी, कि एक पर्सन है या एक ऑब्जेक्ट है, वो राइट में है, एक लेफ्ट में है, कोई कॉर्नर में है, कोई मिडिल में है। इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, और उन सारी इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक करते हुए अपन को डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट उनका क्या है, कौन लेफ्ट में, कौन फर्स्ट में, कौन सेकंड में, इस तरीके से कौन किस तरीके से बैठा हुआ है, ये पूरा डायग्राम हम बनाते हैं। और फिर उस अरेंजमेंट में से हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ ये दो लोगों के बीच में कौन है, बताओ इसके लेफ्ट में कौन है, बताओ राइट के कॉर्नर में कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है लोगों का बैठने का एक प्रीफिक्स्ड मैनर, किस तरीके से वो बैठे हुए हैं। और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आएंगी उसमें कुछ कंडीशंस हमको गिवन होंगी, जिसके बेसिस पर हमको ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। अच्छा, वो अरेंजमेंट रो में भी हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है, मतलब लाइन अरेंजमेंट भी हो सकता है, राउंड या लूप वाला अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली चैप्टर के 3 पार्ट हैं, 1 रो, 2 रो और सर्कुलर। मतलब रो वाले अरेंजमेंट में 1 रो वाला अरेंजमेंट भी होता है, 2 रो वाला अरेंजमेंट भी होता है, और एक सर्कुलर होता है। इस तरीके से चैप्टर में 3 टॉपिक्स अपने पास हैं। इसमें भी मैंने कुछ प्रो टिप्स आपको बताई हुई है, जैसे मैंने ब्लड रिलेशंस में बताई थी। तो इसका प्रो टिप ये है सर, कि सबसे पहले तो आपको माइंडसेट रखना है कि आपको इसको ओरली नहीं करना, डायग्राम बनाकर चलना है। दूसरा, क्या होगा ना, इन्फॉर्मेशन यहाँ बहुत कम लिंकेज में मिलेगी, बहुत ही रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में। तो हमको ना मिनी डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, मतलब जैसे ए बी के लेफ्ट में है, फिर एफ जो है वो जी और ई के बीच में है, इस तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो अपन क्या करेंगे, हर एक अलग अलग इंफॉर्मेशन का अलग अलग स्मॉल डायग्राम बनाएंगे, और वो सारे स्मॉल डायग्राम्स जो होंगे ना उनको आपस में लिंक करके फिर एक मेन डायग्राम हमारा बनता है। तो विल कनेक्ट दोज मिनी डायग्राम्स एंड देन मेक अ मास्टर डायग्राम, और फिर उस मास्टर डायग्राम में से अपने को आंसर मिलेगा जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देगा।
कभी कभी अरेंजमेंट बनाते समय ना एक इंफॉर्मेशन बहुत ही काम की होती है जो लोग जनरली मिस आउट कर जाते हैं, और वो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्वेश्चन तुमको पता क्या बोलता है, कहता है टोटल 7 लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करते समय कैसे। और कुछ केसेस में ना इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर नहीं होती। ऐसा लिखा है जैसे कि मान लो ए इज बिटवीन ई एंड जे, तो ई ए जे ऐसा भी हो सकता है और जे ए ई ऐसा भी हो सकता है। समझो ना, क्योंकि उसने ये बता दिया कि ए बीच में, पर लेफ्ट में ई है, राइट में जे है, ऐसा है या वाइस वर्सा ये नहीं बताया है। तो ऐसे केस में जो मिनी डायग्राम्स बनाते हैं ना, उसमें हमको मल्टीपल डायग्राम्स भी बनाने पड़ जाते हैं। ये जितनी भी मैंने प्रो टिप दिए ना, ये सब मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूं आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज के अंदर, पेपर के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, चलो जी। तो मल्टीपल डायग्राम्स भी बनते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवेंचुअली एक डायग्राम आपका डिसाइड हो ही जाता है, और कभी कभी तो मल्टीपल डायग्राम दोनों के दोनों भी सही आंसर होते हैं क्वेश्चन के। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं, लीनियर अरेंजमेंट सिंगल रो वाले, तो उसमें कुछ चीजें आप ध्यान रखना कि ये तो वैसे इजियर टॉपिक होता है, पर कुछ चीजें ध्यान रखने वाली कि कभी कभी ना ऐसा लिखा होता है ए इज लेफ्ट ऑफ पी। तो हम लोग क्या समझते हैं, ए इज लेफ्ट ऑफ पी, जो कि बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। अगर लेफ्ट भी लिखा है तो हम इमीडिएट लेफ्ट समझते हैं, और वो बिल्कुल सही बात है। पर कभी कभी बहुत रेयरली कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट का मतलब ना इमीडिएट लेफ्ट ना हो। शायद वो नॉर्मली लेफ्ट बोल रहा है, मतलब हो सकता है ए पी के लेफ्ट में है पर एग्जैक्टली बाजू में नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के फिर ए आ रहा हो। वो क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करेगा। पर नॉर्मली हमको डायग्राम बनाते समय क्या मान के चलना है पहले, कि अगर नॉर्मली लेफ्ट भी लिखा है तो हम इमीडिएट मान के ही चले। उसके बाद अगर हमको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है क्वेश्चन में तो फिर हम लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में इमीडिएट वर्ड बोल ही दिया है कि ए इज इमीडिएट, तो फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना सर। तो इमीडिएट बोला है तब तो इमीडिएट है, पर नहीं बोला तब भी बाय डिफॉल्ट पहले इमीडिएट मानकर ही सॉल्व करो। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार, लगता है यहां पर कुछ और सोच रहा है, तो फिर चेंज कर सकते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, चलो। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है टू रोज। टू रोज में क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि दो रो आमने सामने होती है, जैसे ये 3 लोग है, ये 3 लोग हैं। मान लो ये डाइनिंग टेबल है। अब डाइनिंग टेबल है तो आपको जो यहाँ पर ए बी सी दिख रहे हैं, वो लोग किस तरफ फेस कर रहे होंगे, ऐसे फेस कर रहे होंगे, लॉजिकल है ना। और ये जो डी ई एफ दिख रहे हैं वो किस तरफ फेस कर रहे होंगे, इस तरफ कर रहे होंगे। अब फेसिंग के हिसाब से राइट लेफ्ट बदल जाता है, हमने डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ा हुआ, अगर आपको पता हो तो। जैसे ये व्यक्ति ई, ये इस तरफ फेस कर रहा है ना, तो इसका राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये। पर वही उसके सामने जो बैठा है ना बी, क्योंकि बी की फेसिंग यहां है, इस तरफ है, इसलिए उसका राइट ये है और लेफ्ट ये है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो राइट लेफ्ट जो है ना वो बदल जाता है, फेसिंग पे डिपेंड करता है। अगर फेसिंग नॉर्थ है तो राइट लेफ्ट ऐसा होगा, फेसिंग साउथ है तो राइट लेफ्ट ऐसा होगा। तो आपको राइट और लेफ्ट हमेशा फेसिंग के हिसाब से देखना है। अच्छा, अगली बात, जब इस तरीके से अरेंजमेंट बनता है ना टू रो वाला, तो क्वेश्चन में कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन भी दी होती है जैसे कि बी इज अपोजिट टू ई, सी इज अपोजिट टू एफ, डी इज अपोजिट टू ए, इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा डी एंड सी आर डायगनली अपोजिट, ए एंड एफ आर डायगनली अपोजिट, इस तरीके की भी इंफॉर्मेशन होती है। तो एक वर्ड होता है डायगनली अपोजिट, वो आपको समझ में आना चाहिए। कॉर्नर कॉर्नर को अगर तुम सामने सामने देखो तो ये डायगनली अपोजिट कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ ए और एफ डायगनली अपोजिट है, डी और सी डायगनली अपोजिट है, और सिंपली अपोजिट लिखा मतलब सामने सामने, ये जो पेयर बन रहा है। ठीक है, चलो। फिर तीसरा आता है सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है पता, सर्कुलर में कोई कॉर्नर नहीं होता। लीनियर में तो ना हमको समझ में नहीं आता स्टार्ट कहां से करें, पर सर्कुलर में टेंशन ही नहीं होती। सर्कुलर में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी पढ़ा है ना, तो ए बी सी डी या बी सी डी ए दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सर्कल के अंदर ना एज सच एकदम लेफ्ट में कौन है एकदम राइट में कौन है इसका कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए सर्कल में डायग्राम्स बनाना इजी हो जाता है। लेकिन सर्कल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है फेसिंग की, कि दो टाइप की फेसिंग हो सकती है। दो टाइप की फेसिंग मतलब, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अगर लोग ऐसे फेस कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फेसिंग सेंटर, जो कि नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है तो सेंटर फेसिंग ही होता है। पर कभी कभी, जैसे कि मैं रेयर एग्जांपल बताता हूं तुमको, म्यूजिकल चेयर गेम। म्यूजिकल चेयर गेम में सारी चेयर रखी हुई है, 4 चेयर रखी हुई है, तो क्या लगता है तुमको, फेस कहां होता है, बाहर की तरफ होता है। तो कुछ कुछ केसिंग में फेसेस आउटसाइड द सेंटर भी हो सकता है। क्वेश्चन हमको बताएगा कि फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है या फेसिंग सेंटर है, कुछ नहीं बोलेगा तो सेंटर मानकर चलेंगे। ठीक है, तो फेसिंग से क्या फर्क पड़ जाता है सर, देखो अगर फेसिंग ऐसी है ना तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। पर वही अगर फेसिंग उल्टी हो गई, मान लो इस तरफ फेसिंग होगी, तो फिर ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। इसलिए अगेन, जैसे कि मैंने ऊपर भी बोला था कि फेसिंग से राइट लेफ्ट बदल जाता है, वही चीज आपको सर्कल में भी ध्यान रखनी है कि फेसिंग के हिसाब से राइट और लेफ्ट को जज करें आप। ठीक है, चलो। अब ये तो हो गई सर
सारी डिस्कशन लॉजिकल रीजनिंग में आपको भी पता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन का कोई सेंस रहता नहीं, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सितंबर 25 जो लेटेस्ट पेपर था उसमें मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, 6 पर्सन ABCDEF सिटिंग इन 2 रो। चलो भाई 2 रो वाला है, 3 3 लोग दोनों रो में है, फेसिंग सेम साइड, मतलब वही अगर बीच में टेबल रखा हुआ है तो सब लोग टेबल की तरफ मतलब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। C is sitting in the middle of the first row and B is sitting in the left of C. E is also sitting in the middle. A is sitting in the right of E. F is sitting in the right of C, who is not sitting at one of the end of the row. अब ऐसे तो समझ नहीं आता भाई, ऐसे पूरा पढ़ लोगे तो थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करना है सर, एक एक लाइन को ड्रॉ करते चलना है। तो जैसे मैंने, उसने बोल दिया 2 रो है, तो मैंने सबसे पहले ना ऐसा डायग्राम बना लिया 2 रो वाला। उसमें भी उसने बोला फेसिंग सेम साइड, मतलब सब लोग बीच में देख रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा हो तो तब भी यही मानते हैं। तो ये 3 लोग यहाँ होंगे और बाकी 3 लोग ये दूसरी वाली रो में होंगे। मैंने एरो क्यों बनाया, ताकि फेसिंग समझा पाऊं आपको। हालांकि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्थ साउथ वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो किसी को भी किस भी तरफ ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ हमारे पास। सी सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट रो। मैं इसको फर्स्ट रो मान लेता हूं, इसको सेकंड रो मान लेता हूं, क्योंकि अलग से स्पेसिफाइड नहीं है। तो सी जो है मिडिल में, तो मैं इसके मिडिल में रख देता हूं सी को। बी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट टू सी। बी जो है उसको सी के लेफ्ट में कर दिया। भाई नॉर्थ फेसिंग वालों का लेफ्ट तो इसी तरफ है ना, बराबर है सर। ई इज ऑल्सो सिटिंग इन द मिडिल। ई भी मिडिल में, तो ई सामने कहला जाएगा, क्योंकि अगर ये वाले साइड में मिडिल में, अगर इस वाले साइड में सी मिडिल में, तो फिर अगर ई भी मिडिल में मतलब अपोजिट वाले साइड में मिडिल में होगा वो। चलो, ए सिटिंग इन द राइट ऑफ ए। ए जो है ई के राइट में। सर पर राइट तो इस तरफ आता है ना, नहीं ना भाई। तुम देखो ना ई का फेसिंग कहां है, यहाँ इस तरफ फेस करने वालों का राइट ये है, समझे क्या। नाउ F is sitting in the right of C. F is sitting in the right of C. अब कौन बचा, A B C, D बच गया, D को यहां रख देते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो भाई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अपने पास, इट इज सेइंग दैट हु इज नॉट सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ एनी रो। तो A D B और F ये एंड पर है, मतलब कॉर्नर में। A है, ठीक है, D है, F है, E सेंटर में है सर, E एंड में नहीं। वैसे एक बात मैं बताऊं, जिस हिसाब से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ना, इसको बिना कुछ सॉल्व किए भी आंसर दे सकते थे। कैसे, पर वो क्लिक होना चाहिए। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, बट कभी कभी आ सकते हैं, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि ई जो है वो मिडिल में है, तो फिर ई कॉर्नर में तो हो ही नहीं सकता ना। वही तो क्वेश्चन ने पूछ लिया कि ई मिडिल में है, और फिर आखिरी में पूछ रहा कि कौन जो है इसमें से वो एंड पर नहीं है, तो जो मिडिल पे वो एंड पर नहीं है। वैसे भी हमको पता है कि सी और ई मिडिल पे, बाकी उनके अलावा तो ये चारों कॉर्नर पर है ना। ओके, तो शायद नहीं भी सॉल्व करते तो भी चल जाता, बट अपने को पहले से थोड़ी पता है पेपर करते समय। इसलिए नॉर्मली मुझे लगता है कि अगर तुम भी पेपर में ये सॉल्व कर रहे होगे तो इतना तुमको क्लिक नहीं होगा एकदम से कि मेरे को मन से कर लेना है। डेफिनेटली तुम इसी अप्रोच से करोगे जैसे मैंने किया। चलो भाई अगला सवाल, 6 पर्सन ABCDEF। अच्छा मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पर्सन का जो डेटा दिया बहुत काम का डेटा होता है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, कंसीडर जरूर करना। n=6 लिख देने का, जैसे काउंट पता चले n=2 करके लिख देने का। सर्कल में है फेसिंग द सेंटर, ठीक है, सर्कल बनाएंगे, अंदर की तरफ सबका फेस होगा। A is facing D, C is left of A and right of E, D is between B and E, F is right of A. Which one of the following statement is incorrect? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसका सर्कल बना लेता हूं। और क्योंकि उसने बोला है 6 लोग, तो फिर आपका ये दिमाग चलना चाहिए कि 6 लोग बराबरी बराबरी के गैप में कैसे रखोगे आप। तो मैंने बोला सर 1 2 3 4 5 और 6, तो 8 का बनता है तो क्या होता है ना, आप प्लस जैसा बनाते हो, और 6 का है तो फिर उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई हेक्सागोन जो बनता है उस टाइप का फिर 6 लोगों का अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, अब क्योंकि क्योंकि सर्कल में सबसे फायदे की चीज कि अपने को कोई कॉर्नर तो पता नहीं होता, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो ए इज फेसिंग डी, मैंने ए यहां रख दिया और उसको फेस करवा दिया डी से। लो, ये रहा ए और ये रहा डी, परफेक्ट। अगला सी जो है वो ए के लेफ्ट में। अब देखो अगर ए यहां फेस कर रहा है तो ये वाला साइड उसका लेफ्ट कहलाए ना, यस सर बिल्कुल। तो सी इज लेफ्ट ऑफ ए, सी को यहां रख दिया, एंड राइट ऑफ ई, और सी जो है ई के राइट में। लो भाई इससे ई की जगह भी पता चल गई। तो सी जो है वो ए के तो लेफ्ट में है, पर सी जो है वो ई के राइट में है। ओके, परफेक्ट। नाउ अगला दिया है डी इज बिटवीन बी एंड ई। डी जो है वो बी और ई के बीच में। अब क्या है, सब तो आ गए, एक ही जना बच गया, ए बी सी डी ई, यहां रख देता हूं एफ को। अब ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट बना है इसके हिसाब से आपको चारों ऑप्शन को रीड करना है, और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आंसर देना है। तो मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, एफ और सी पड़ोसी हैं। एफ और सी पड़ोसी नहीं, ये तो फॉल्स लग रहा है सर, तो यहाँ एफ लिख देता हूं।
सर एफ इज बिटवीन ए एंड बी, एफ जो है ए और बी के बीच में, ये तो ट्रू है। एफ एंड ए आर नेबर, बिल्कुल सही बात है, ए और एफ दोनों आपस में पड़ोसी हैं। बी इज लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है डी के लेफ्ट में, यस। अगर डी इस तरफ फेस कर रहा है तो ये उसका लेफ्ट साइड है, तो बी जो है डी के, मतलब बाकी तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है, और हमको वही ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। समझ में आया बच्चों? सितंबर 25 क्वेश्चन 3। यस। नेक्स्ट, अगला, 8 फ्रेंड्स गिवन है जिनके नाम दिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। वो बेंच में बैठे हुए, मतलब सिंगल रो, समझ में आ रही, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। यू जो है वो एस और वी के बीच में है, क्यू इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, टी इज थर्ड, तो ये यूजुअल क्वेश्चन है, वन रो वाला, डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, वी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे क्या है ना, मिनी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं मिनी इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करते जाऊंगा, और जहां जहां लिंक होता जा रहा है तो लिंक करते गए, और नहीं हुआ तो लास्ट में अपन करेंगे लिंक। ठीक है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है 8 फ्रेंड्स, तो मैं एन की जगह लिख देता हूं 8। अगली इंफॉर्मेशन मेरे पास है U इज सिटिंग बिटवीन एस एंड वी। अब देखो तुम, अगर U जो है वो S और V के बीच में, तो SUV भी लिख सकते हो और VUS भी तो लिख सकते हो। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक चूज करना रहेगा अपन को, या तो SUV हो सकता है या VUS हो सकता है, दोनों तो नहीं होंगे, दोनों में से एक हो सकता है। Q इज बिटवीन W एंड P, अब जैसे W है, Q और P, तो PQW भी तो हो सकता है ना भाई। Q जो है W और P के बीच में, राइट लेफ्ट कौन है अपने को पता नहीं। आगे आते हैं, T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब देखो मैंने क्या इंफॉर्मेशन ली है, जो T है ना वो V के थर्ड लेफ्ट में, तो ये V है, इसका फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकंड लेफ्ट ये हो गया, थर्ड लेफ्ट ये हो गया। समझे आप? थर्ड लेफ्ट मतलब, तो T इज थर्ड लेफ्ट ऑफ V। अगला, W इज थर्ड लेफ्ट ऑफ R, W जो है वो R का थर्ड लेफ्ट है। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, V सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, और V जो है ना वो वन ऑफ द कॉर्नर पर है। अब आप मुझे बताओ, अगर V कॉर्नर पर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई, अगर V सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, अब वो कॉर्नर तो इसी तरफ आएगा ना, उस तरफ वाला तो हो नहीं सकता। अगर V के लेफ्ट में T है और V एक कॉर्नर में है, मतलब पक्का हो गया कि जो 8 लोग होंगे ना उसके राइट कॉर्नर में V है। तो मैं पहले 8 लोगों की जगह बना देता हूं, 3 4 5 6 7 8, और सबसे पहले जो एकदम श्योर इंफॉर्मेशन कि V इस कॉर्नर में आएगा वो लिख दिया। फिर V से लिंक है T, तो T को यहां रख दिया। उसके बाद W और R दिख रहा है मुझे, तो अब मैं सोचता हूं यार कि V से और कुछ लिंक हो रहा है क्या। सर SUV और VUS, अब मुझे समझ में आ गया कि VUS तो हो नहीं सकता क्योंकि V के राइट में तो जगह ही नहीं है, वो तो कॉर्नर में, तो SUV सही हो जाएगा। तो ये जो दो हमने सोचे थे दोनों में से एक सिलेक्ट कर दिया मैंने, SUV, तो TSUV। अब देखते हैं, W डैश डैश R लिखा हुआ है। अब भाई मेरे पास यहाँ 4 जगह है और यहाँ W डैश डैश R है, तो ऑब्वियसली यही आएगा W डैश डैश R, मतलब W यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। अब बचे कौन, Q और P, तो W के बाजू में QP रहना है, तो WQP हो गया, मतलब नीचे वाला गलत हो गया, PQW पॉसिबल नहीं है। ये बन गया अपना पूरा अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W, W के एग्जैक्ट राइट में कौन है। सर W के एग्जैक्ट राइट में है Q, दैट इज द आंसर। समझे क्या भाई? अरे उस सांबा, कितने आदमी थे? सर Q एक ही आदमी था। डन। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया। ठीक है जी। नाउ 6 people ABCDEF आर सिटिंग इन अ हेक्सागोनल शेप। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं बेटा, आप लोगों का एक डाउट आता होगा कि सर सर्कुलर अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल तो है ही नहीं टॉपिक में, फिर क्यों आता है क्वेश्चन इसमें से। देखो यार, जब तुम सर्कल बोलते हो ना, वो एक्चुअल में एग्जैक्ट सर्कल जरूरी नहीं है, वो लूप होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी डायग्राम जो क्लोज होता हो, ओपन ना रह जाता। लाइन तो क्या ओपन रहती है, पर हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन ये सब क्लोज हो जाते हैं। हेक्सागोन भी तो क्लोज होने वाला है ना, तो वो भी सर्कल के कॉन्सेप्ट से ही चलता है कि उसमें भी कॉर्नर कोई नहीं होता। जैसे बना के बताता हूं तुमको, ये एक हेक्सागोन है, ठीक है ना, ये एक हेक्सागोन है। अब ये हेक्सागोन सर्कल जैसा ही तो है। सर कौन सर्कल जैसा? अरे कॉन्सेप्ट वाइज इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते। ठीक है, एरो बना देता हूं, अगर वो फेसिंग सेंटर है तो इस तरीके से एरो बनेंगे। समझे भाई? चलो ये एरो बन गए। अब सुन, ऑल द साइड्स ऑफ द हेक्सागोन आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, तो देखो भाई ए बी पॉसिबल नहीं है और ए सी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, क्या नहीं हो सकता वो लिखा हुआ है।
डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, तो डी सी भी नहीं हो सकता और डी ई भी नहीं हो सकता। भाई पॉजिटिव से ज्यादा तो चार चार नेगेटिव इंफॉर्मेशन बता दी स्टार्टिंग में। बी एंड सी आर एडजेसेंट, मतलब बी सी या सी बी में से तो एक सही है। बी और सी बगल बगल में है, ऐसा बता दिया। एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, एफ जो है डी और सी के बीच में है, तो सी एफ डी भी हो सकता है, डी एफ सी भी हो सकता है। एफ इज बिटवीन डी एंड सी, तो डी एफ सी, सी एफ डी। अब इसके हिसाब से मुझे आगे बढ़ाना है गाड़ी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट नेबर पेयर, ठीक है, तो वो तो पूरा बनाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सी और बी बाजू बाजू में है ना। हाँ सर, सी और बी बाजू बाजू में, तो किसी भी तरीके से मैं रख देता हूँ, पहले सी यहां रख देता हूँ, बी यहां रख देता हूँ। चलो, अब सी से लिंक हो रहा है एफ डी, तो सी एफ डी लिख देता हूँ, ये हो गया सी एफ डी। उसके बाद डी के बाजू में ई नहीं आ सकता, तो ई को यहां रख दिया। बढ़िया। तो ई के बाजू में अब क्या आ जाएगा, ए आ गया, नहीं ए बाकी, यहाँ ए आ गया। देख लो भाई, कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही। सर ए बी, हाँ गलती से भी ए बी तो नहीं हो रहा है, ए सी भी नहीं हो रहा है, डी सी भी नहीं हो रहा है, डी ई भी नहीं हो रहा है। परफेक्ट है भाई। तो अपन ने जो ट्राई मारा वो सही वर्क कर गया अपना। क्या क्या ट्राई मारा आपने, देखो मैंने क्या किया, मुझे पता था ना कि सी और बी बाजू बाजू में, तो मैंने यहाँ सी लिख दिया, बी लिख दिया। सर पर अपोजिट भी तो लिख सकते थे, चलो वो भी ट्राई कर लेता हूँ। अभी जो मैंने सी डी लिखा उससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं आई, तो वो मेरा सही डायग्राम बन गया। फिर भी तुम बोल रहे हो तो मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। तो मैंने मान लो यहाँ बी लिख देता और यहाँ सी रख देता, ठीक है। सी बी ना लिख के बी सी लिख दिया। अब देखो, सी के बाजू में एफ डी है, तो एफ यहां आएगा, डी यहां आएगा। फिर डी के बाजू में क्या नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता, तो ई को यहां रखना पड़ेगा और बच गया ए यहां आ गया। तो ये दोनों डायग्राम मैंने बना दिए, इसको भी चेक कर लो एक बार, ये वाले डायग्राम को भी। क्या इसमें भी कोई कंडीशन गड़बड़ तो नहीं हो रही है। सर इसमें ए के बाजू में बी तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ए के बाजू में सी तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। डी के बाजू में सी तो नहीं आ रहा, नहीं। डी के बाजू में ई तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्या डी एफ सी सी एफ डी हो रहा है, हाँ सर सी एफ डी डी एफ सी हो रहा है। और बस सी और बी बाजू बाजू में। सर फिर उस हिसाब से तो दोनों डायग्राम सही है, तो फिर दोनों में से किसको सही माने। जब दोनों सही है ना, टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोनों से ही करेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा। अगर दोनों सही है, दोनों से करेक्ट आंसर आएगा। देखो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट नेबर पेयर। चेक करते हैं कौन कौन से पेयर हैं। ए और एफ पेयर है क्या, ए और एफ तो सर दूर दूर है, यहां भी ए और एफ दूर दूर है, तो पेयर नहीं है। डी और एफ पेयर है, हाँ डी एफ बाजू बाजू में है, यहाँ भी डी एफ बाजू बाजू में। बीई बाजू बाजू में है, बीई बाजू में है। सी और एफ बाजू बाजू में है, सी और एफ बाजू बाजू। तो देख लो तुम, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, ए एंड एफ। दोनों ही डायग्राम से वही सेम आंसर आ रहा है कि ए और एफ जो है वो बाजू बाजू में नहीं, मतलब अपने दोनों ही डायग्राम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो सर्कुलर में कभी कभी ऐसा होता है कि दो पॉसिबल डायग्राम्स दोनों के दोनों ही सारी कंडीशन को मेट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों सही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी, चलो। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 सितंबर 25 का। फिर एक और सवाल पे चलते हैं। 7% वाला एक क्वेश्चन है। तो 7% जिनके नाम है टी बी एल ए पी जेड एंड आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब यहाँ फेसिंग ईस्ट लिखा है ना, तो लोग वरीड हो जाते हैं। फॉर अ मोमेंट तुम उसको रहने दो, इग्नोर करो। अगर आगे किसी डायरेक्शन का नाम आता है तो ही वो काम की चीज है, वरना वो टाइम पास के लिए दिया हुआ है। आगे मान लो नॉर्थ साउथ वेस्ट कुछ का बात आएगा तो ठीक है, वरना अपन को देखना ही नहीं कैसा कुछ लिखा हुआ है, लोड ही नहीं लेने का। चलो, तो एन की वैल्यू में लिख देता हूं सबसे पहले 7। फिर दिया है इट इज गिवन दैट टी इज टू द राइट ऑफ आर। अब देखो यहाँ इमीडिएट वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लिखा है टी जो है वो आर के राइट में है, तो फिर भी मैं तो यही मानूंगा कि भाई इमीडिएट राइट में ही है। बाद में देखूंगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं हो रहा है, बट अभी तो मैं यही मान के चल रहा हूं टी जो है आर के राइट। ए इज बिटवीन बी एंड जेड, ए जो है बी और जेड के बीच में। तो ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है। बी ए जेड भी हो सकता है, जेड बी भी हो सकता है। दोनों में ही मैंने ए को बी और जेड के बीच में रखा है। एल हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एल जो है बी के थर्ड लेफ्ट में, एल जो है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। एल जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, ये आएगा थर्ड लेफ्ट, बी का फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ठीक है। एल इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, इज एट द एंड। अच्छा, और ये कॉर्नर भी है, वाह भाई वाह। तो ये समझ में आ गया कि ये कॉर्नर वाला है। मतलब 7 लोगों में अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें से एल जो है वो लेफ्ट कॉर्नर में है, पक्का हो गया। और उसकी 2 जगह छोड़कर बी आ रहा है,
ये भी पक्का हो गया। फिर आर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, आर जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ एल, आर जो है एल के फोर्थ राइट पर है, तो 1 2 3 फोर्थ पर यहां पर आर आ गया, ये भी पक्का हो गया। और कौन कौन है, बी ए जेड है, तो बी ए जेड अब तुम खुद ही बताओ भाई, क्या बी ए जेड पॉसिबल है? अगर बी के राइट में आर आ रहा है तो फिर ए तो आ नहीं पाएगा, मतलब जेड ए भी लिखना पड़ेगा, तो ए यहां आ जाएगा और जेड यहां आ जाएगा। अब कौन बचा, अब बचे आर टी, तो आर के बाजू में टी आ गया। अब कौन बचा, और ए हो गया, टी हो गया, बी हो गया, पी बचा है, यहां पर पी आ गया। अब आपसे फाइनल रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइनल रिक्वायरमेंट पूछ रहा है इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में कौन है? सर टी के इमीडिएट राइट में पी है, सो पी इज द करेक्ट आंसर, समझे भाई? सो इन दैट सेंस पी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया है ऑप्शन सी। डन 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 डन, बोलो डन 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 डन। मुझे एक बात बताओ, तुमने इतने सारे क्वेश्चंस देखे, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा समझ नहीं आता है, लैंग्वेज या वैसा कुछ हो सकता है, बट मेजोरिटी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के भी यार मैनेजेबल है। और अभी तो मैंने सिर्फ सितंबर के करवाए हैं, अभी मई के भी देखो और जैन के भी देखो। आओ, 7 पर्सन जिनके नाम है HIJKLMNO, अगेन 7 लोग हैं, तो मैं N की जगह 7 लिख देता हूँ। सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, टोटल 3 नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन H और N, H और N के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है H डैश 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 N या फिर N डैश 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 H, तो H डैश 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 N ऐसा भी हो सकता है, N डैश 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 H ऐसा भी हो सकता है। फिर दिया ओनली H इज एट द एक्सट्रीम एंड, H जो है वो एक्सट्रीम एंड पर है, कौन सा एंड है ये नहीं बताया, H राइट एंड भी हो सकता है, लेफ्ट एंड भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं आपको, जब पेपर में क्वेश्चन आया था ना, तो ये वाली लाइन लिखी हुई थी, बोथ N एंड H सिट एट द एक्सट्रीम एंड, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बताओ, अगर H और N के बीच में 3 लोगों का गैप है और दोनों ही कॉर्नर पर हैं, तो टोटल 7 लोगों का फिर अरेंजमेंट कैसे बनेगा? तो ये जो क्वेश्चन में लाइन आई थी ना, ये मिस्टेक थी, तो इस क्वेश्चन में ना सबको ग्रेस मार्क्स मिला था। पर अभी मैं आपको इसका करेक्ट वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ये वाली जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है ना, वो मैंने ऐड करी है, ये वाली जो ओरिजिनली पेपर में क्वेश्चन आया था May 25 में, ओके सर, उसमें ये जो कट है ना लाइन, वो वाली लाइन लिखी थी, इस वजह से वो गलत क्वेश्चन हो गया था और ग्रेस मार्क्स मिले थे। बट मैं तो अब आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं कि भाई हाँ, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, तो इसका करेक्ट वर्जन मैंने नेट में से फाइंड आउट किया, और वो फिर मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ कि ये इसका करेक्ट वर्जन, कि ये वाली लाइन होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद देर आर टोटल 2 पर्सन बिटवीन H एंड O, H और O के बीच में 2 लोग हैं, तो H डैश डैश O या फिर O डैश डैश H। फिर M इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H और N, तो MH पॉसिबल नहीं है, MN पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो गई। फिर दिया है I सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, 1 2 3, I जो है M के थर्ड राइट में, तो M के राइट साइड में थर्ड नंबर पर I है, ठीक है। फिर I एंड H बोथ आर नॉट इमीडिएट नेबर, I और H भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है, एक और नेगेटिव इंफॉर्मेशन। M इज ऑल्सो नॉट एन नेबर ऑफ J, तो M और J भी साथ में नहीं आ सकते, तो MJ JM नहीं हो सकता। और फिर आखिरी में पूछ रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन H एंड M, H और M के बीच में कौन बैठा है। अब देखो मैं क्या करता हूं, कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे पास एक डायग्राम ये है, दोनों में से कोई एक सही होगा, इन दोनों में से कोई एक सही होगा, और ये वाला तो एकदम श्योर है। तो यहां से अगर शुरुआत करूं, तो मुझे कोई लिंकेज तो मिल ही नहीं रहा, H ना तो H दिख रहा है इसमें, ना N दिख रहा है। तो मैंने एक काम किया, एक काम करते हैं, मैंने बोला कोई भी एक तरीके से स्टार्ट करते हैं लेना, मान लेते हैं H डैश 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 N, मान लेते हैं सही। अब अगर इसको तुम सही मान रहे हो, तो ये भी पक्का है कि क्योंकि H तुम्हारा कॉर्नर पर है, तो तुमने अज्यूम कर लिया है कि H जो है वो लेफ्ट एंड में है, ये सोच के मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर मैं इसका दूसरा वर्जन भी बताऊंगा कि H अगर राइट एंड में है तो कैसा डायग्राम बनेगा। अभी तो मैं बना रहा हूं H लेफ्ट एंड में है ना, मैं मान के चल रहा हूं, जैसे क्वेश्चन ने मुझे नहीं बताया कि H लेफ्ट एंड में है राइट एंड में, अभी मैं मान रहा हूं, मान लो H लेफ्ट वाले एंड में है, तो सबसे लेफ्ट में H आएगा, फिर ये 1 2 3 ऐसा, तो ये कितने लोग हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 2 की जगह और बची भाई, बस बस 2 की जगह और बची। अब तुम ही बताओ, अगर ऐसा है तो H डैश डैश O कैसे आएगा, कहां आएगा, O इस तरफ तो आएगा नहीं, अगर तुम ऐसे O ले लेते हो तो फिर ये लेफ्ट हैंड थोड़ी कहलाएगा, इसलिए O उस तरफ आएगा नहीं, तो O यहां रखना पड़ेगा, H डैश डैश O। और उसके बाद M और I दिया हुआ है ना, तो कह रहा है M जो है वो ना तो N के बाजू में है, ठीक है,
एम जे के बाजू में भी नहीं जा सकता, एम एन के बाजू में भी नहीं जा सकता, एच के बाजू में भी नहीं जा सकता, मतलब यहां भी एम नहीं आएगा, ठीक है, और यहां भी एम नहीं आएगा, और कहाँ एम नहीं आ सकता, यहां आ सकता है एम, लेकिन एम डैश डैश आई दिया हुआ है। अब अगर एम डैश डैश आई दिया हुआ तो वो तभी पॉसिबल है जब तुम एम यहां रखोगे, क्योंकि सोचो ना, अगर तुमने एच के बाजू में एम रख दिया तो ये मना कर रहा है, तुमने एन के बाजू में एम रख दिया तो यही नहीं हो पाएगा, मना भी कर रहा है, यहां एम रख दिया तो फिर भी ये नहीं पॉसिबल है, तो सिर्फ यही एम रखना पड़ेगा, तभी तो उसके राइट में दो जगह बचेगी तुम्हें, और उसके बाद तुम आई डालोगे। ओके सर, गॉट इट। तो यहां पर हमने डाला एम, दो जगह छोड़ के आ गया आई। अब ये एच डैश एम ओ एन आई हो गया, दो जगह और बची और उसमें हमने को रखना है जे को और के को। तो देखते हैं, एम के बाजू में जे नहीं आ सकता तो जे यहां आएगा और के यहां आ जाएगा। ये एक डायग्राम बन गया। पर ये किस अजम्पशन पर था कि एच तुम्हारा लेफ्ट एंड में है। अब मैं एक दूसरा अजम्पशन लेता हूं, एच मान लो राइट एंड में हो, तो मान लो एच इज एट राइट एंड, एच जो है आपका वो राइट कॉर्नर पर है, तो क्या होगा, तो वापस एक दो तीन चार पांच छ सात और यहां रख देता हूं एच को, और एच के बाद तीन जगह छोड़ के एन, वन टू थ्री, और फिर रख देता हूं एन, फिर एच के बाद दो जगह छोड़ के ओ, तो यहां रख दिया ओ। फिर अगर मुझे एम डैश डैश आई रखना है तो सोचो तुम, अगर यहां रखते हो एम तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहां आई की जगह नहीं बचेगी। तुम यहां रखते हो एम, तो एम डैश डैश आई अगर तुमने कर भी दिया ना तो भी प्रॉब्लम है, पता क्यों, तुमने एम डैश डैश आई कर दिया ना, तो यहां पर ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि एम और एन बाजू बाजू में नहीं हो सकते। फिर यहां तुमने अगर एम रख दिया तो फिर दो जगह, इसका मतलब ये डायग्राम आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल। तो ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब एक ही करेक्ट डायग्राम है जो अपन ने ये बनाया है। समझे। तो कभी कभी क्या होता है ना, आगे बढ़ना पड़ता है, कभी कभी अगर सोचते ही रह जाएंगे ना तो फिर होता नहीं। अब मैं अगर तुमसे बोलूं ना, पेपर में ये सवाल अगर मेरे पास आता, मैं एक बार रीड करता, अटकता, तुरंत छोड़ देता, मैंने बोला भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को 2 घंटे में जितने मैक्सिमम कर सकता हूँ करूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे को देख के लग रहा है अरे यार ये तो टाइम ले सकता है, मैं नहीं करूंगा उसको। हो सकता है आपको पढ़ के पहले लगे कि यार इजी है, पर करने जाओ और टाइम वेस्ट लगने लगे तो तुरंत अगले क्वेश्चन में चले जाओ। और अगर पढ़कर ही समझ में आ गई कि नहीं भाई ये टाइम टेकिंग है, मत करो, सेकेंड राउंड के लिए रखो उसको, फर्स्ट राउंड में मत करो। समझे। चलो, अभी हमारा राइट डायग्राम बन चुका है। अब पूछ रहा हुई सिटिंग बिटवीन एच एंड एम, तो फाइनल रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि एच और एम के बीच में कौन बैठा है, तो एच एंड एम के बीच में बैठा है के, तो के इज बिटवीन एच एंड एम, तो एच एंड एम के बीच में है के, एच एंड एम के बीच में है के, ठीक है। चलो भाई डन, परफेक्ट। ना अगला सवाल, फिर से 7 स्टूडेंट इन अ क्लास, देयर आर 7 स्टूडेंट, जिसमें कुछ बॉयज भी हैं कुछ गर्ल्स भी हैं। दिस इज अ गुड लेवल क्वेश्चन, May 25 में सीटिंग अरेंजमेंट से अच्छे क्वेश्चन आए थे। दे सिट ऑन 3 बेंचेस 1 2 एंड 3। अब देखो भाई, क्लासरूम में अगर बेंचेस हैं तो ऑब्वियसली सारी बेंचेस एक ही तरफ फेस कर रही होंगी। नॉर्मली जब हम 2 रो बनाते हैं तो आमने सामने रखते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। 3 बेंचेस हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूँ बेंच 1 बेंच 2 और बेंच 3। ऐसे बोलते हैं ना अपन फर्स्ट रो, कि भाई ये फर्स्ट रो वाले हैं, ये सेकंड रो वाले हैं, और ये बैक बेंचर है, थर्ड रो लास्ट रो, ठीक है। ऐसे 3 रो 3 बेंचेस है 1 2 3। अब सच दैट कंडीशन बोल रहे थे, वो क्या बोल रहा है, कह रहा है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ऑन ईच बेंच, कम से कम एक बेंच में 3 लोग होने चाहिए और उसमें कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। मतलब एक बेंच में 3 लोग हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पर सिंगल नहीं होना चाहिए, और हर एक बेंच में कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक बेंच में एक भी गर्ल ना हो, कम से कम एक गर्ल हर बेंच में होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन डाल दी। फिर कह रहा है सी हु इज अ गर्ल स्टूडेंट। अब क्योंकि यहाँ पर ना जेंडर का खेल आ गया है ना, तो मैंने बोला ब्लड रिलेशंस में अपन ने मार्किंग सिस्टम लगाया था, बॉय में प्लस और गर्ल में, वैसे यहाँ यूज कर ले, तो सी में मैंने माइनस लगा दिया, गर्ल स्टूडेंट है। डज नॉट सिट विथ ए ई डी, वो ए ई और डी के साथ नहीं बैठेगी, तो ये ध्यान रखना। सी जो है एक गर्ल है और वो ए ई डी के साथ नहीं बैठेगी। अगला एफ एक बॉय है, सिट्स ओनली विद बी। कह रहा है एफ जो है वो सिर्फ बी के साथ बैठा है, इसका मतलब एक बेंच में ऐसा है कि सिर्फ एफ और बी बैठे हुए हैं, और उसमें से एफ बॉय है, मतलब पक्का बी जो है वो गर्ल है। क्यों? क्योंकि मिनिमम एक गर्ल तो होनी चाहिए ना बेंच में। कॉमन सेंस लगाओ, देखो एफ जो है वो बी के साथ बैठा है, सिर्फ बी के साथ बैठा है, मतलब उस रो में सिर्फ यही 2 लोग बैठे हैं, और एफ एक बॉय है, और आपको कंडीशन पता है कि कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए, इसलिए
मैंने बी को गर्ल बना दिया। नाउ सी हु इज अ गर्ल हो गया, एफ बॉय हो गया, ए सिट्स ऑन बेंच वन विथ हिज फ्रेंड्स। चलो ए जो है वो बेंच वन में बैठा है। सर आपको कैसे पता ए मेल है? मैं बताता हूं मैंने कैसे जाना कि ए मेल है। हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है, विथ हिज फ्रेंड्स। ओ भाई साहब क्या लेवल वाला क्वेश्चन। ए जो है अपने दोस्तों के साथ, ए अपने दोस्त के साथ नहीं, दोस्तों के साथ फर्स्ट बेंच में बैठा है। इससे दो बातें पता चल रही, एक तो ए बॉय है पहली बात, दूसरा ये पता चल रहा है फ्रेंड्स लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट बेंच में दो से ज्यादा लोग हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं। ओ फ्रेंड्स बोला है, फ्रेंड नहीं बोला, फ्रेंड्स बोला है। ठीक है। जी सिट्स ऑन बेंच थ्री, जी बेंच थ्री में है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। इससे पता चल गया कि ई मेल है, ई मेल है और सी का ब्रदर है। ठीक है। और सी जो है एईडी के साथ तो बैठने वाली नहीं है, ई ब्रदर है, इससे पता चल गया कि ई एक मेल है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, देखो अगर यहां जी है, यहां ए है, और आपको पता है कि एफ और बी अकेले बैठे हुए हैं, तो सेकंड बेंच में बैठे होंगे ना भाई, क्योंकि फर्स्ट बेंच में अगर तुमने रख दिया तो उनके साथ ए आ जाएगा, अगर थर्ड बेंच में उनको रख दिया तो जी आ जाएगा। इसका मतलब मिडिल वाली बेंच में बैठे हैं एफ और बी। बहुत इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो ए ई डी और जी, जी सिट्स ऑन थर्ड बेंच, और हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिलता है यहां पर? क्या आपको पता है कि जो सी है वो ए के साथ, ई के साथ और डी के साथ नहीं बैठ सकती, मतलब सी तो यहां नहीं आएगी। अगर सी यहां नहीं आएगी तो कहां आएगी? सर सी थर्ड रो में आएगी। अगर सी फर्स्ट रो में नहीं आएगी तो थर्ड रो में। क्यों? क्योंकि सेकंड रो में तो कोई और आएगा नहीं, दो ही लोग हैं। फर्स्ट में सी आ नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव बोला है कि नहीं नहीं, सी जो है ए ई डी के बाजू में नहीं आएगी, और ए और ई उसमें से मेल है, तो सी डेफिनेटली विल गो टू थर्ड वाला। अब तुम मुझे बताओ बचे कौन? ई और डी तो बचे, और तुम्हें पता है कि अगर तुमने यहां सिर्फ एक को रखा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स। तो जो दो लोग हैं वो दोनों के दोनों यहां आ जाएंगे, ई और डी। अब सोचो ई अगर मेल है और हर एक बेंच में कम से कम एक फीमेल है, कम से कम एक फीमेल है हर एक बेंच में, तो डी फीमेल हो गई, एफ और बी में बी फीमेल हो गई, और जी और सी में क्या लगता है तुमको कौन फीमेल होगी? सी तो फीमेल है ऑलरेडी, तो जी विल बिकम मेल, तो जी मेल हो गया यहां पर। अब आप मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल। अच्छा, इनमें से गर्ल्स का ग्रुप कौन कौन सा है? तो चलो भाई देख लेते हैं माइनस माइनस वाले कौन है। तो एक तो ये हो गई गर्ल, और एक ये गर्ल हो गई, और एक ये गर्ल हो गई, डी बी और सी। डी बी सी आर गर्ल्स, तो ऑप्शन कौन सा टिक करूं? कौन से ऑप्शन में ये तीनों है? बी सी जी नहीं सर, जी तो बॉय है। बी एफ सी, एफ तो बॉय है। बी सी डी, हाँ ये तीनों गर्ल है। कैसा लगा भाई? लेवल है क्वेश्चन में। हाँ तो ये लेवल वाला था। ऐसे सवाल एकदम से नहीं हो सकते बिना देखे, ठीक है? मतलब बाद में करोगे तो हो जाते हैं, पर इनको फर्स्ट राउंड में उठाओगे ना तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा ये। हो सकता है तुमसे बन जाए, बट टाइम इतना ले लेगा ना कि वर्थ इट नहीं कहलाएगा फिर वो करना, क्योंकि उसकी वजह से फिर दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। फिर भी अब ये नॉलेज हो गया तो इसका जैसा रिपीट होता है तो अपने को बनना चाहिए भाई। 7 लोग थे, 3 2 5 तो 7 भी हो गए। एफ और बी अकेले थे, अपने को बोला हुआ था, और ये भी बता दिया था ए फर्स्ट रो में और जी थर्ड रो में। इससे मैंने कंक्लूड किया था कि ये दोनों सेकंड रो में। फिर ए जो है वो हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ था, तो ए मेल है ये पता चल गया था, और ई और डी में से ई ब्रदर है किसी का, ये पता चल गया था, इसलिए पता चल गया कि डी फीमेल है। और फिर जी और सी में से, क्योंकि सी ए के साथ नहीं है और एफ बी के साथ हो नहीं सकती, इसलिए सी डेफिनेटली यहां आएगी, और यहां अगर एक गर्ल हो गई तो अब बचा बॉय है। ठीक है जी, चलो। तो इसके साथ अपन लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो क्वेश्चन टफ आए थे तुम्हारे, देखो ना, ये 28th वाला और 26th वाला, ये मुझे May 25 के टफ क्वेश्चंस लग रहे हैं। अब देखता हूं मैं 29 क्वेश्चन। 5 बॉयज ए बी सी डी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। भाई मॉड्यूल में जो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं ना लोग, बेसिक वाला, दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन। कह रहा हुई सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पर कौन है? लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पर है ई, लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पर है ई। ठीक है जी, ये। तो अब देखो उसी अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन ट्रैप थे, पर अगर तुम ये सोच के कि भाई वो दो क्वेश्चन ट्रैप थे मैं तो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं करूं, ऐसा भी गलत है ना सोचना। वो क्वेश्चन पढ़ा टफ है, सेकंड राउंड। अगला क्वेश्चन पढ़ा टफ लग रहा है, सेकंड राउंड। थर्ड क्वेश्चन पढ़ा अरे इजी है, इसको तो तुरंत कर लेना चाहिए था, इसको क्यों बात के लिए रखोगे? ये फर्स्ट राउंड लाइक क्वेश्चन। ठीक है। नाउ
6 फ्रेंड्स दिए हैं सिटिंग इन अ हेक्सागोनल टेबल। देखो हेक्सागोन का भाई बैक टू बैक मई में भी आया, सितंबर में भी आया। अगेन कॉन्सेप्ट तो सर्कल जैसा ही होता है, बस हेक्सागोन से बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, तो कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं उसमें। पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब यहां तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, तो पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू को यहां रख दिया, सेकंड लेफ्ट में पी आ गया। क्यू इज द नेबर ऑफ आर एंड एस, अब अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं तो आर और एस के नेबर बचेंगे नहीं, क्यू को यहां रखता हूं तो भी आर और एस नेबर बचेंगे नहीं, तो क्यू ऐसी जगह रखना पड़ेगा जिसकी दो साइड आजू बाजू की खाली हो, वो यही साइड आ रही है, तो आर और एस, तो यहाँ आर रख दिया, यहाँ एस रख दिया। अब मुझे नहीं पता राइट और लेफ्ट सही है कि नहीं, और आगे बढ़ता हूँ। टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में टी है, मान लो यहां पर मैं आर रखता और यहां एस रखता, तो देखो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि फिर ऐसे में सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस में अगर मैं एस रखता हूं तो सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ टी आ जाता, तो फिर बचता कौन भाई? हाँ नहीं चलता ना भाई, अगर तुम यहाँ एस रखते तो सेकंड लेफ्ट में तो आर आ जाता, तो टी को कैसे रखते? इसलिए इसका मतलब ये श्योर है कि सर जो हमने पहले सोचा था एस और आर वही सही है। देखो समझना क्या बोल रहा हूँ, यहां मैंने एस रखा है, यहाँ आर रखा है, राइट लेफ्ट बोला नहीं था, अपने मन से रखा था। तो बच्चों का डाउट आ सकता है कि सर आपने एस को लेफ्ट में क्यों रखा, मैंने बोला चलो ठीक है आर को लेफ्ट में रख देता हूँ, एस को राइट में। अब तुम सोचो एस के सेकंड लेफ्ट में कौन है? टी, कहां से रखोगे टी को? यहाँ तो ऑलरेडी आर बैठा हुआ है, इसलिए वो वाली सोच गलत थी, एस को यहीं रखना पड़ेगा, आर को, तब जाके ये खाली जगह निकलेगी जहां टी को बिठा लोगे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, विच वन इज सिटिंग अपोजिट, इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो अपोजिट टू पी है, पी के अपोजिट, पी के अपोजिट में है एस, करेक्ट आंसर इज एस, खत्म। तो ये पी है, पी के अपोजिट में है एस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अगला सवाल। अगेन ए बी सी डी ई, पांच लोग हैं, एन की जगह रख देता हूं 5। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है। अगली बात, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी हो सकता है, डी सी भी हो सकता है। फिर दिया है डी इज नॉट सिटिंग विथ ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो लो भाई पांच लोगों में सबसे लेफ्ट में है ई, 2 3 4 5, और यहां सबसे लेफ्ट में है ई। साथ में ये भी बता दिया है कि डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, तो डी और ई संभव नहीं है भाई, तो ई के साथ डी या डी के साथ ई इज नॉट पॉसिबल, ठीक। अगला, सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, सी यहां है, और फिर दिया है ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, तो लो भाई ए जो है बी और ई दोनों के राइट में, हाँ बी और ई दोनों के राइट में है ए। अब बचा कौन? ए बी सी डी, डी यहां आ गया। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन, ये भी उसी अटेम्प्ट में आया है जिसमें वो दो टफ क्वेश्चन आए थे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कह रहा है ए कहां बैठा है, किसके बीच में बैठा है, बेसिकली ए बैठा है बी और सी के बीच में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन बी एंड सी, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ए जो है हमारा, हाँ वो बी एंड सी के बीच में सिटिंग है। परफेक्ट सर। नाउ नेक्स्ट, 8 person A B C D E F G H R sitting in a row two opposite to each other, चलो टू रो वाला क्वेश्चन आ गया। ये फर्स्ट रो कर देता हूँ, ये सेकंड रो कर देता हूँ, और दोनों रो में तीन तीन नहीं चार चार लोग बैठे हैं भाई, तो कुल 8 लोग हैं, ठीक है। ईच रो हैज 4 person, बी एंड सी आर सिटिंग अपोजिट, अभी मैं वहां नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कहाँ है, तो ऐसे बना देता हूँ कि बी और सी अपोजिट है। सी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, सी जो है ई और डी के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ, तो किसी भी साइड किसी को भी रख सकते हो। एच इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एच जो है ई के लेफ्ट में है। अब ना एच अगर ई के लेफ्ट में है तो मतलब एच ई सी डी हो जाएगा, फिर ये पक्का एक साइड में। फिर दिया है एफ एंड एच आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट पोजीशन, तो मैं एक काम करता हूं, पहले फर्स्ट रो ड्रॉ कर देता हूं, जब ऐसा हो ना कि कुछ कनेक्शन मिल जाए तो थोड़ा ड्रॉ कर लेने का, वहीं से फिर आगे कहानी बनती जाती है। तो क्योंकि ई सी डी लिखा है और एच जो है ई के लेफ्ट में, तो एच ई सी डी को मैं नॉर्थ में रख देता हूं, एच ई सी डी, इनको मैं ऐसा रख देता हूं कि इस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। अब आगे की इंफॉर्मेशन ले लेता हूं कि सी के जस्ट अपोजिट में बी है, हाँ भाई सी के जस्ट अपोजिट में बी है। फिर बताओ, फिर अपने पास दिया है कि एफ और एच डायगनली अपोजिट है, तो देखो अगर एच यहां है तो एफ डायगनली अपोजिट यहां आएगा, डायगनली मतलब कॉर्नर कॉर्नर में अपोजिट। उसके बाद जी सिटिंग ऑन एक्सट्रीम राइट, तो जी की जगह यहां एक्सट्रीम राइट आ गया, बचा कौन? ए, ए को यहां रख दिया। अब कह रहा है हु इज इन फ्रंट ऑफ ई, ई के फ्रंट में कौन है? ई के फ्रंट में कौन है? ए, तो भाई करेक्ट आंसर हो गया ए, दैट इज ऑप्शन
ई के जस्ट फ्रंट में है ए, ठीक है ना। चलो, दिस वाज अगेन यार वेरी इजी क्वेश्चन यार, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई खास लेवल था। ठीक है, जेन 25 में चलते हैं। 5%, ठीक है, n इक्वल टू 5, देखकर तो इजी लग रहा है। फेसिंग सेंटर, तो सेंटर वाला क्वेश्चन। अब सेंटर में 5 लोग कैसे आते हैं, तो कछुए जैसा बना लेने का, ऐसा, ठीक है। सी सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, सी सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में सी। अब देखो ना, अगर फेसिंग सेंटर की तरफ है तो राइट लेफ्ट उस हिसाब से इमेजिन कर लो। सर आपने सी को यहीं क्यों रखा, सर्कल में कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, तो ये ई रख दिया, ई के लेफ्ट में सी को रख दिया, ठीक है। ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए जो है ई और डी के बीच में है। अब ई और डी के बीच में इस तरफ तो ए आ नहीं सकता, वहां तो सी है, तो ए यहीं आएगा और यहाँ डी आ जाएगा। अब ए बी बच गया, बी को यहां रख देते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में कौन है, तो बी और ए के बीच में अगर मैं बोलूं तो बी और ए के बीच में डी है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज पर्सन डी, ठीक है। बी और ए के बीच में है डी। सर सर हमें तो ऐसा लग रहा है मेजोरिटी क्वेश्चन तो इजी आते हैं, कुछ कुछ बीच में ट्रैप दे देता है। अब वो ट्रैप कौन से अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर देगा अपने को नहीं पता, पर अपने को वो ट्रैप में नहीं फंसना है, बस अपने को ये पता है। देखो, तुम ब्लड रिलेशंस हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, नंबर सीरीज हो, और डायरेक्शन टेस्ट हो, तुम किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा कर लो, हो सकता है तुम्हारा इन सब में सबसे बेस्ट हो डायरेक्शन टेस्ट, पर इस अटेम्प्ट में डायरेक्शन टेस्ट में से 2 क्वेश्चन वो टफ दे दे, तो लोड नहीं लेने का, फिर उसके अगेंस्ट में दूसरे चैप्टर में इजी दे देगा वो। तो ट्रैप में नहीं फंसना है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 5% ABCD sitting on a bench. A is immediate right of B, लो भाई, अगेन वो इजी लेवल के क्वेश्चन। E is immediate left of C and right of A, E लेफ्ट ऑफ C और राइट ऑफ A है, और B is to the right of D, तो लो भाई D के राइट में D, B, A, E, C, who is sitting in the middle, A is sitting in the middle, ऑप्शन C, A is sitting in the middle, डन है, ठीक है जी। चलो ऑलराइट। 5 पीपल राउंड टेबल में बैठे हुए, तो फिर से सर्कल बनेगा कछुआ वाला, 1 2 3 4 5। नाउ फेसिंग आउटसाइड सेंटर, भाई लेवल, मतलब लेवल तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ यूजुअली इनसाइड सेंटर आता है, इस बार आउटसाइड सेंटर आया, तो ध्यान से एरो चेंज कर देना, बाहर की तरफ एरो कर देना, इनसाइड मत रखना एरोस को, ठीक। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ए जो है ई के इमीडिएट राइट में है, ई के इमीडिएट राइट में है ए, ए इज इन इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु सिट्स एट इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो डी जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए है, और जो सी है उसके थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, सी आ जाएगा थर्ड लेफ्ट, देखो ना भाई, डी का लेफ्ट 1 2 3, पर लास्ट में अपने पास अब कौन बचा, ए, बी बच गया, बी को यहां रख दिया। अब फाइनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, तो बताओ सी और डी के बीच में कितने लोग हैं। तो सी और डी के बीच में कितने लोग हैं ना, ये 2 बातों पे निर्भर करेगा कि तुम कहां से चेक कर रहे हो। अगर तुम क्लॉकवाइज चेक करने जाओ तो 2 लोग हैं बीच में, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज चेक करने जाओ तो एक ही जना बीच में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, अगर क्लॉकवाइज चेक करने जाओगे तो 2 लोग हैं, ए और ई, सी और डी के बीच में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो एक ही जना है, बी। तो सर फिर क्या आंसर करें, तो मैं बोलता हूं इसके आंसर दोनों ही सही है। अगर क्लॉकवाइज चेक करें तो आंसर विल बी 2, कौन से 2 लोग, ई और ए। और वही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बात करूं तो देर इज ओनली 1% बिटवीन, तो फिर तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही ऐसा है जिसमें 2 आंसर आ रहे हैं। तो आइडियली मैं बोलूंगा 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, और इसमें जिन जिन लोगों ने 1 और 2 में से कोई भी एक टिक किया था ना, उनको पूरा नंबर मिले। अगर किसी ने ये टिक किया तो उसको भी नंबर दिए, किसी ने बी टिक किया तो उसको भी नंबर दिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। तो अब देखो, इसी चीज में अगर तुम बहुत टाइम वेस्ट कर देते पेपर देते समय, कि अरे यार मेरा तो 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है, मुझे समझ नहीं भाई, अभी ठीक है दोनों आया ना, बहुत सोच लिया फिर भी वही आ रहा है, कोई भी एक टिक करके आगे बढ़ जाओ, खत्म। चलो, अब है 5 फ्रेंड सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ठीक है। अगेन देखो, जैसे फेसिंग ईस्ट लिखा है, अभी तुमको अवॉइड करना, बाद में इसका कोई यूज होगा तो देख लेंगे। ए सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, ए जो है सी और डी के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। फिर बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जैसे ही मैंने ये देख लिया कि बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि डी ए सी नहीं हो सकता,
क्योंकि डीएसी करोगे तो यहाँ डी आ जाएगा ना, जबकि यहाँ तो बी होना चाहिए। इसका मतलब सी ए डी इज करेक्ट। तो बी डैश सी ए डी, 5 लोग हैं कुल, ए की जगह बची, कौन आएगा वहां पर, ए बी सी डी ई, हो गया खत्म। अब कह रहा है हु इज सिटिंग एट द साउथ एंड, ओ अब डायरेक्शन का यूज आएगा थोड़ा सा। तो देखो, अगर तुमने इस तरीके से डायग्राम बनाया है कि सामने की तरफ फेसिंग वाला साइड तुमने ईस्ट रखा है, तो मतलब बैक वाला साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ। अब सुनो भाई, तो इस तरफ फेस करने वाला का साउथ हैंड मतलब राइट हैंड कहला गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो, जहां पर इंसान ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो साउथ हैंड का मतलब हो गया राइट हैंड। तो बताओ भाई राइट हैंड में कौन है, राइट हैंड में डी है। डी इज द करेक्ट आंसर, समझे। चलो भाई, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस कैच था ये वाला कि अगर फेसिंग तुम्हारी साउथ है, जिसकी फेसिंग साउथ होगी, जिसकी फेसिंग ईस्ट होगी, उसका राइट साइड, उसका राइट हैंड जो साउथ की तरफ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके साथ हमने भाई सीटिंग अरेंजमेंट खत्म कर दी। अब ये सोचो तुम पिछले 3 अटेम्प्ट, जन 25, मई 25, सितंबर 25 के सारे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कितने आए, 3 क्वेश्चन है। 15 में से 3 क्वेश्चन जो थे लेवल वाले थे। अब वही 3 में अपने को नहीं फंसना है। ऐसा ही पेपर में ध्यान रखना है कि हाँ, मैं मेंटली रेडी होके जाऊंगा कि किसी भी चैप्टर के किसी भी पार्ट में से कभी भी टफ पूछ सकता है, पर मुझे उसको फर्स्ट राउंड में ना करके बाद के लिए रखना है, ताकि मैं स्टक होकर टाइम वेस्ट ना करूं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं ना। अब आते हैं एलआर के आखिरी चैप्टर में, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। आइए, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या होता है सर, हमको कभी मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न हमको ढूंढना होता है। पैटर्न लिखा नहीं होता, वो अपने को खुद ही ढूंढना होता है। तो वही मिसिंग टर्म हमको डिटेक्ट करनी होती है। हो गया नंबर सीरीज। अल्फाबेट में क्या होता है, लेटर्स या वर्ड्स या वैसे दिए होते हैं, और उसी में फिर लेटर्स में कुछ चेंज हो रहा होता है कि ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, तो अपन ने पैटर्न ढूंढ लिया। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड होता है वो कोड में लिखा होता है, तो अगेन वर्ड को कोड कैसे किया गया वो अपन को खुद डिटेक्ट करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन एक और तुमको वर्ड देता है और कहता है इसका कोडिंग करके दिखाओ। कभी कभी क्वेश्चन डी कोडिंग का भी आता है और बच्चे भूल जाते हैं कि डी कोडिंग भी पॉसिबल है। इसलिए भाई ध्यान रखो, कभी डिकोडिंग पूछ लिया तो, मतलब जैसे बोला है कि ऑरेंज का कोड दिया है, अब कह रहा है एप्पल का कोड निकालो, तो ये तो हो गया कोडिंग। पर मान लो बोलते कि बताओ ये किस वर्ड का कोड है, ऐसा पूछ ले, तो फिर डिकोडिंग करनी है। ठीक है। ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट मतलब जिसमें ना तुम्हारे पास या तो क्वेश्चन में बहुत सारे आइटम दिए होंगे और बोलेगा उसमें से कोई ऑड मैन आउट निकालो, या तो फिर बोलेगा चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑड मैन आउट है वो निकालो। तो ऑड मैन आउट मतलब बाकियों से अलग, वो अलग वाला टर्म अपने को ढूंढना होता है, दैट इज ऑड मैन आउट। अब इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर, बच्चे बोलते सर कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर, आप एक्सपेक्ट ही मत करो कॉन्फिडेंस। देखो क्या है, अगर नंबर के क्वेश्चन हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंसेस नहीं समझ में आ रहा तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे, उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो अपन थोड़ा स्क्वायर क्यूब ये सब सोचेंगे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, फिर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो वो इजिली आइडेंटिफाइबल नहीं है, क्योंकि वो जो अजीब अजीब पैटर्न होती है कि कुछ भी हो रहा है, *3+5, *9+10, अरे भाई वो सब सोचने में टाइम लग जाता है। तो वो सब ना करते हुए डिफरेंस 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 निकाला, नहीं बन रहा, स्क्वायर क्यूब से सोच लिया, उससे भी नहीं बन रहा, छोड़ो बाद में देखेंगे। तो ये हो गए नॉन आइडेंटिफाइबल क्वेश्चन। पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं नंबर सीरीज कोडिंग जो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसे ही है। नॉर्मल सी कोडिंग होगी, लेटर दिया डिजिट दिया, लेटर दिया डिजिट दिया, लिंक कर दिया, वैसे ही वर्ड दे दिया उसके डिजिट निकाल के, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, नहीं समझ में आता कि कैसी कोडिंग हो रही, तो एक दो बार थिंक करके समझ आ गया तो करना है, नहीं आ रहा बात के लिए रख देना, उस समय उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ये दिमाग में रखो बस। लोड लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट क्वेश्चंस आर पॉसिबल। कुछ भी सीरीज बना सकता है ना बनाने वाला, उसमें क्या है। पेपर का पैटर्न अभी दिखाऊंगा, इतना भी टफ नहीं आता है। मैंने तुमको क्लासेस में जब करवाए थे तो पॉइंट क्या था कि उस समय मैंने तुमको बहुत सारे ऐसे अजीब वाले क्वेश्चंस दिखाए थे, तो तुम डर गए थे। मेरा इंटेंशन ये सिर्फ था कि ऐसे ऐसे आ सकते हैं, ऐसे ही आते हैं, ये नहीं बोल रहा था मैं। अब तुम 3 अटेम्प्ट के देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि भाई अगर वेरिएशन हो भी रहा है लेवल में तो कितना हो रहा है, और कितने इजी और कितने टफ आ रहे हैं। तो आइडेंटिफाइबल क्वेश्चन है तुरंत करेंगे, आइडेंटिफाइबल नहीं है बात के लिए रख देंगे। ठीक है, चलो। अब जैसे ये 92, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में मद्रास को आपने कोड किया, भाई ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन रिपीट हो गया। एम से मद्रास मतलब एम बन गया एन मतलब +1, ए बन गया बी, डी बन गया ई, आर बन गया एस। मतलब जब तुम मद्रास की बात करोगे ना, तो हर एक लेटर जो है उसकी पोजीशन को +1 किया जा रहा है।
तो एम के बाद अगला लेटर आता है एन, तो एन बी ई एस बी टी। अगला यही सेम काम आपको दिल्ली में करना है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। हाउ इज दिल्ली कोडेड? ओके, मतलब दिल्ली ओरिजिनल वर्ड है और हमें उसका कोड निकालना है, तो वही करना पड़ेगा जो हमने पहले किया। डी के बाद ई के बाद एफ, एल के बाद एम, एच के बाद आई के बाद जे, ई एफ एम आई जे, ई एफ एम आई जे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इजी था, मुझे नहीं लगता कि ये ना बने ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन था। अब ये देखो ग्लैमर। अब मैंने ग्लैमर वर्ड लिखा, GLAMOUR, ठीक है। ग्लैमर वर्ड में जी बन गया आई, तो मुझे लगा GHI +2 हुआ होगा, ऐसा मुझे लगा। फिर एल बन गया JKL, तो ये तो -2 हुआ है, मतलब एल को 2 पीछे लेके गए तो जे आता है। फिर ए जो है सी बन गया, तो फिर से +2, तो लो भाई मुझे पैटर्न समझ में आने लगी। फिर एम की अगर मैं बात करूं, अरे एम एन बन रहा है, ये तो अजीब बात हो गई, तो ये तो -1 है, कोई बात नहीं। ओ ओ बन रहा है एम, तो MNO, मतलब ये -2 हो रहा है। फिर यू बन रहा है डब्ल्यू, तो UVW, अरे ये भी +2 हो रहा है। और आर बन रहा है तुम्हारा पी, मतलब अगेन -2। तो मुझे ये समझ में आ रहा है +2 -2 +2 -2 +2 -2, पर बीच वाला -1 है। पर उन्होंने ना इसी चीज को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक और वर्ड दिया, मिस रूल, एक और कोडिंग दी, तो उसमें जाके वेरीफाई कर लेते हैं। एक चीज मुझे कॉमन समझ में आ रही है, पता क्या? ये 3 3 6 7 लेटर का है, ये भी 7 लेटर का है, और जो पूछ रहा है ना वो भी 7 लेटर का है। तो 7 लेटर के हिसाब से डिजाइन किया गया इसका कोडिंग। तो इसमें भी अगर मैं सोचू +2 MNO, ओ हाँ भाई ओ आ रहा है। आई में -2 करके देखो GHI, तो जी आना चाहिए, जी आ रहा है। एस में फिर +2 करके देखो तो STU। आर में, आर सेंटर वाला है, बीच वाले में -1 करना है, तो PQR, क्यू आना चाहिए। एक मिनट, MNO +1 था, माय बैड, -1 नहीं +1 था, +1 था, तो आर के बाद आना चाहिए एस आना चाहिए, तो आर के बाद आ गया एस। यू के बाद वापस -2 होना चाहिए, क्योंकि बीच वाला +1 था, बाकी -2, तो STU एस आ रहा है। फिर +2 होना चाहिए LMN, तो एन आना चाहिए, वो एन आ रहा है। और फिर -2 होना चाहिए, तो E-2 मतलब सी। तो ये देखो भाई, समझ में आ गया, ये भी और ये भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसका मतलब +2 -2 +2, +1 बीच में, और फिर -2 +2 -2। तो सेंटर वाले में +1 करना है और बाकी में +2 -2 करना है। यही सेम चीज अब मुझे म्यूजिकल वर्ड में करनी है। MUSICAL, थोड़ा दूर दूर रख देता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ आपको। नासी। तो पहला लेटर +2 होना चाहिए, तो MNO। अगला -2 होना चाहिए, तो TURS, STUS। फिर अगला +2, तो अगेन STU, OSU हो गया। फिर बीच वाला +1 होना चाहिए, तो IJ आना चाहिए। और फिर सी के बाद -2 आना चाहिए, मतलब थर्ड लास्ट इज -2, तो ABC, ए आना चाहिए। फिर वापस +2, तो ABC हो जाएगा, फिर वापस -2, तो JKL। तो OSUJACG, OSUJACG, ऑप्शन सी, OSUJACG। ठीक है, OSUJC, परफेक्ट। समझ में आया भाई? है लेवल वाला, मजा आ रहा है? ठीक है, तो यही तो है भाई। ये समझ रहे हो ना, सिर्फ यहां अलग था थोड़ा सा, MN बन गया था, RS बन गया था, एक +1 हो रहा था, इसलिए आई को IJK, तो आई के बाद जे आता है, जे डाल दिया, ठीक है वैसा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग? अब इसमें से हमको ऑड वन आउट निकालना है, इसमें से कोई गलत है। तो जैसे 48 है, 50, 82 है। अब तुम सबसे पहले क्या करते हो, कुछ समझ में नहीं आता तो तुम सबसे पहले लेते हो डिफरेंस, ठीक है। अब मैं भी डिफरेंस लेता हूँ, क्या भाई मेरे को थोड़ी पता है पहले से क्या है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पढ़ाई करके चला जाएगा तो उसको बहुत पता चल जाएगा। भाई ये सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी उतना ही, तुम्हारे लिए भी उतना ही टफ है। 2, 32, और 170 -82 होता है 88, और 290 -170 होता है 120। भाई इसमें कोई कोई भी पैटर्न समझ नहीं आ रहा, कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। ये 30 है, फिर 88 -32, 56, 120 -88, 32, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब डिफरेंस का डिफरेंस समझ में ना आए तो स्क्वायर और क्यूब से सोचो।
सर 48 जो है 7 का स्क्वायर होता है 49 उसके पास है, 50 भी वैसा ही है, 82 81 के पास है, 170 169 के पास है, और 290 280, ओ स्क्वायर से कुछ तो रिश्ता नाता है। तो 48 जो होता है वो 7 का स्क्वायर -1, फिर 50 जो है वो 7 का स्क्वायर +1 है, और 82 की बात अगर हम करें तो वो 9 का स्क्वायर 81 होता है +1 है, और 13 का मतलब 170 जो है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 +1 है, और 290 जो है वो आई थिंक 17 का स्क्वायर जो कि होता है 289, उसमें +1। तो बाकी सब में देखो आप +1 +1 +1, मतलब कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है और उसमें +1 हो रहा है ना, कोई ना कोई प्राइम नंबर उसका स्क्वायर उसमें +1 हो रहा है। लेकिन अगर आप 48 में देखें तो वहां -1 हो रहा है, तो वो उस मैटर में अलग नजर आ रहा है, बाकी सब जो है +1 वाले हैं, सिर्फ 48 -1 वाला है, तो 48 इन सब में अलग कहला गया, सिंपल। ठीक है, चलो फिर हमारे पास दिया कंप्लीट द गिवन सीरीज 0 6 24 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले तो भाई अपने पास कोई और क्लू होता नहीं, डिफरेंस निकालो और क्या। तो ये 6 कर दिया, ये हो गया 18, ये हो गया 60 -24 मतलब 36 होना चाहिए, कुछ तो सिमिलरिटी लग रही है डिफरेंसेस में। फिर ये 60 है और फिर ये 90 है, सब 3 के मल्टीपल भी हैं, 6 के मल्टीपल। तो और ना समझ में आए तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालो, 12 18, फिर 60 -36 24, और फिर ये है 90 -60 दैट इज 30। तो अगर तुम देखोगे ना भाई, तो 12 18 24 30, इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। तो अगला जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है वो 36 होना चाहिए, मतलब यहां पर अब आ जाना चाहिए 90 + 36, इट शुड बी 126। 126 अगली टर्म नहीं है, 126 है 210, और उसके बाद वाली जो रिक्वायर्ड टर्म है ना उसके बीच का डिफरेंस। तो बताओ 210 में अगर मैं 126 जोड़ता हूं तो क्या नंबर आ रहा है, 336। और क्या ये 336 हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं? So yes, this 336 is also in the option. So I will tick option C. समझे ना बात को क्या होगा? हमने पहले डिफरेंसेस निकाले, उसके बाद डिफरेंस का डिफरेंस, तो डिफरेंस का डिफरेंस में हमको पैटर्न नजर आ गया +6 +6, मतलब अगला डिफरेंस ऑफ डिफरेंस 36 आना चाहिए। तो 90 और 36 मिलाए तो 126। तो फिर ये जो दोनों है अब इनके बीच का डिफरेंस 126 होना चाहिए, तो ये अगला नंबर क्या होना चाहिए, 210 + 126 336। समझ में आई क्या बात? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अगला है अपने पास 2 5 10 17 26 37 50 एंड 64। फिर से वही करते हैं सर, डिफरेंस निकालते हैं 3 5 7, लो भाई तो पैटर्न नजर आ रहा है, 11 13, अरे तो 15 आना चाहिए पर 14 है। तो बाकी सब सही चल रहे थे, पर यहाँ के गड़बड़ हो गया ना गाँव के, 15 आना चाहिए ना आइडियली, तो बेसिकली यहाँ 65 होना चाहिए, पर यहाँ 64 आ रहा है, तो 64 इज द रॉन्ग टर्म जो हमारे पूरे पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आखिरी टर्म यहाँ पर गड़बड़। अब देखो अभी तक तुम मेरे साथ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ही खेल रहे हो, तो सितंबर 25 में तो डिफरेंस डिफरेंस से तो अपना काम हो गया अभी तक के सारे नंबर वाले क्वेश्चंस में। अगला मई 25, 2 8 26 62 122 एंड 212, ये देखो 6, फिर 26 -8 कितना होता है 18, फिर 62 -26 ये हो गया 36, फिर 122 -62 ये हो गया 60। अरे ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही लग रहा है जिसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाला था, ये 12, ये 18, ये 24 30, तो अगला आना चाहिए 36, तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 126, बस ऊपर वाला टर्म अलग है। तो 212 और 126 मतलब ये आ गया 338 होना चाहिए। तो है क्या 338 ऑप्शन में? सर बिल्कुल है 338, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन बी 338। ठीक है, तो अगेन ये भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से हो गया। मिसिंग टर्म 4 है 18 है 100 है 180 है, फिर से निकाल के देखते हैं भाई, 4 है 18 है, उसके बाद खाली जगह छोड़ दिया 100 है
180 है, 294 है और 448 है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 और 14 18, यहाँ कर देता हूँ 8080, यहाँ 294 माइनस 180 दैट इज 114, और यहाँ 448 माइनस 294 दैट इज 154। तो क्या लग रहा है भाई, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालें क्या इन तीनों का, क्योंकि बीच की टर्म तो है नहीं। तो 114 माइनस 80 दैट इज 34, और 154 माइनस 114 40। हो सकता है 6 का डिफरेंस आ रहा हो, तो इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए फिर 28, और इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 22, और इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए फिर 6 ना 16। देखो ना, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ये 6, ये भी 6, ये मतलब ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जो 6 से बढ़ रहा है, ये 6, ये 6 28 6 22 6 और 16 6 22 ऐसा। तो उस हिसाब से फिर 14 और 16 होना चाहिए 30, और ये होना चाहिए 52, और 52 में 28 जोड़ता हूँ तो 80 आ रहा है क्या, आ रहा है सर, मैच तो कर रहा है। और वेरीफाई कर लेते हैं, 18 में 30 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 18 में 30 जोड़ते हैं तो 48 आ रहा है, 48 में 52 जोड़ते हैं तो 100 भी आ रहा है। मतलब जो अपन ने सोचा बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाला हो गया कि भाई मैंने ये दो डिफरेंसेस देखे तो मुझे लगा कि यार डिफरेंस और डिफरेंस में 6 का गैप है, हो सकता है यही 6 का गैप मेंटेन हो रहा हो, तो यहाँ भी 6 का गैप, यहाँ भी 6 का गैप, ऐसा ट्राई मार के देख लिया तो काम हो गया। हो सकता है ना भी वर्क करता हो सकता है ना भी वर्क करे, अभी कर गया तो ठीक है, कई बार नहीं वर्क करता, स्टक हो गया तो छोड़ देंगे क्वेश्चन को भाई, बाद में करेंगे, दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, पर पीछे नहीं पड़ जाएंगे उसके। ये समझ। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से बहुत सारी जगह आप देख के तो समझ में आ रहा है कि सितंबर 25 मई 25 डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से मेजॉरिटी क्वेश्चन हो जा रहे हैं अपने। अब ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, CH41, अच्छा CH4I R, चेयर जैसा दिख रहा है लेकिन वो 4 है, ए नहीं, मतलब ए दिख रहा है पर वो है 4। तो C बन गया G, H बन गया L, तो CDEFG +4 हो रहा है, HIJK, अरे हाँ यार ये भी +4 हो रहा है, 4, अच्छा 4 बन गया 8, ये भी +4 है, JKLM, ये भी STUV, बढ़िया, GL8MV। ठीक है, नाउ लिसन। अब ये होने के बाद मुझे तो समझ में आ गया कि सब में मेरे को 4 आगे बढ़ाना है। अब आगे इंस्टाग्राम वर्ड दिया, वो भी इंस्टाग्राम नहीं है भाई, 1N और 5 है, S नहीं है, T, फिर अगेन 4 है, फिर G है, R है, फिर अगेन 4 है और फिर M है। तो सब में वापस से +4 करता हूँ, सब में अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो 1 + 4 हो जाएगा 5, N + 4, OPQR, 5R आना चाहिए। 5R वाला मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है C, तो मैंने टिक कर दिया, फिर भी वेरीफाई करना है कर लो कि 549, तो 5R9 आ गया। फिर T, UVWX, तो T के बाद X आ गया, सॉरी X आ गया, फिर 4 के बाद यहाँ 8 आ गया जी, HIJK, यहाँ K आ जाएगा, तो 5R9X8K, फिर HIJK, R के बाद STUV, ठीक है, V आ गया, और 4 8 और NOPQ, तो KV8Q आ गया, KV8Q परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी। डन है भाई, समझ में आई बात क्या हुआ। चलो जी, तो ये हो गया अपना इंस्टाग्राम, मतलब इंस्टाग्राम को अपन ने कनेक्ट करके, मतलब इंस्टाग्राम जैसा दिख रहा था वर्ड पर इंस्टाग्राम नहीं है वो। नेक्स्ट, सर्टेन कोड में 564 का मतलब है ऑल द बेस्ट, और 736 का मतलब है बेस्ट। तो अब देखो भाई, 564 और 736 को तुम कंपेयर करोगे ना, तो दोनों में 6 कॉमन है। ऐसा वर्ड अपन ने देखा है, वी आर बैड, यू आर गुड, ऐसा करके क्वेश्चन था मॉड्यूल में, और इसमें दिया ऑल द बेस्ट, और इसमें दिया बेस्ट ऑफ लक। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, बेस्ट, तो इससे समझ में आ रहा है कि जो बेस्ट वर्ड है ना उसका कोड हो गया 6। समझे। फिर आगे है 423, ऑल इज लक, ऑल इज लक,
इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं ना, ऑल इज लक और बेस्ट लक, तो मुझे लक कॉमन मिल रहा है और साथ में 3 कॉमन मिल रहा है। इससे मुझे कंक्लूजन मिल गया कि भाई 3 इज इक्वल टू लक। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, वो कोड ही पूछा है, लक का ही कोड पूछा, तो 3 आ जाएगा आंसर। और इजी हो गया, उसने लक का ही कोड पूछ लिया, तो लक, जिन 2 सेंटेंसेस में लक वर्ड कॉमन है, वो मैंने दोनों सेंटेंसेस लिए और उनके कॉमन डिजिट देख लिए कि भाई 423 में भी लक आ रहा है और 736 में भी लक आ रहा है, दोनों में जो कॉमन डिजिट है वो 3 है, मतलब लक का जो कोड है वो 3 हो गया। ठीक है, अगेन ऑड मैन आउट, डिफरेंस निकाल के सबसे पहले तो चेक करते हैं भाई, 445 221 109, कम तो हो रहा है, माइनस में डिफरेंस है 11 और 4, 4 2 जा 8, 3 11 22, 321, तो नहीं देखते हैं। 445 minus 221 is actually 224. 221 minus 109 is actually, oh, हाफ हो गया ये तो, डिफरेंस जो है हाफ हो गया। 109 minus 46 is 63 and 46 minus 25 is 21. 25 minus 11 is 14. This is 7. तो ये समझ में आ रहा है कि भाई 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20, 7 4 जा 28 होना चाहिए। 14 2 जा 20, नहीं नहीं, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 आना चाहिए यहाँ पर डिफरेंस, और 28 टू जा 56 डिफरेंस आना चाहिए, तो 56 इंटू, हाँ देखो भाई, इसका आधा ये 112 का आधा 56, 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, 14 का आधा 7, या ऐसा बोल दो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, 56 टू जा 112। तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि मेरे पास यहाँ ना 109 के बाद कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो उससे 56 ज्यादा हो, तो 109 प्लस 56 तो यार 165, और उसी नंबर में वापस अगर मैं 28 जोड़ू, अरे जोड़ना नहीं है ना भैया, तो डिफरेंस, मतलब यहाँ तो रिड्यूसिंग टर्म है ना, तो माइनस होना चाहिए 56, सॉरी भाई सॉरी, माइनस 56। तो 109 में 56 अगर मैं माइनस करता हूं तो 53 आता है, और उस 53 में फिर 28 माइनस करके क्या आता है, 25 आता है, आता है। इसका मतलब जहां 46 लिखा हुआ है ना, एक्चुअली वहां 53 आना चाहिए था, जहां 46 लिखा है वहां 53 आना चाहिए था, इसलिए 46 जो है हमारी सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर, मतलब ऑड मैन आउट विल बी 46। समझे ना क्या हो रहा है? तुम्हारा पैटर्न ऐसा बनना चाहिए था 224 112 56 28 14 7, पर ये 46 की वजह से ये दोनों डिफरेंसेस गड़बड़ हो, तो वही हमारा पैटर्न। ठीक, चलो, फिर यहां दिया CEG, इससे समझ में क्या आ रहा है पता, CDE+2, EFG+2, GHI+2। वही अगर मैं XVTR की बात करूं, XVTR, तो यहां देखूंगा तो TUVWX, मतलब ये तो -2 हो रहा है, ये भी TUV -2 हो रहा है, RST -2 हो रहा है। फिर वापस अगली टर्म आई GHI JKLM, फिर से +2, मतलब एक टर्म में +2 चलने दो, एक टर्म में -2 चलने दो। इससे समझ में आ गया कि अब जो अगली टर्म आएगी ना, उसमें जो पैटर्न बनना चाहिए वो +2 नहीं -2 वाला बनना चाहिए। अब जो अगली टर्म आएगी इसमें पैटर्न -2 वाला होना चाहिए, तो TRP और RST, हाँ ये तो -2 है, PQR ये भी -2 है, NOP ये भी -2 है, तो ये तो सही लग रहा भाई। KLM B कहां से आ गया, तो गड़बड़ी, A के बाद M, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। JKLLMNNOP ये +2 वाला है, पर अपने को तो -2 वाला चाहिए ना, दैट इज ऑप्शन है। समझो ना, पहले +2 फिर -2 फिर +2, तो अब जो फोर्थ टर्म आएगी उसमें वापस से -2 होना चाहिए। तो इन चारों में जब मैंने देखा ना, तो कौन सा ऐसा वर्ड था जिसमें -2 हो रहे थे लेटर्स, सिर्फ ऑप्शन ये था। अगला, अब ये वही इजी वाले क्वेश्चन मॉड्यूल में देखे हैं आपने, ऐसे क्वेश्चन, क्लॉक का कोड है ये, अर्थ का कोड है ये, तो बताओ कोड का कोड क्या होगा, तो सी देख लो भाई, सी का कोड क्या आ रहा है 7, ओ का कोड क्या आ रहा है, क्लॉक में CLO 752 आ रहा है, ए का कोड है 3, और टी का कोड हो जाएगा अपना 9, तो 7239 शुड बी द आंसर, है ऑप्शन बी 723। ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट, मतलब इसमें तो क्या ही बताऊं मैं।
2 7 16 29 समथिंग लाइक दिस। 2 फिर 7 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद डैश है, फिर 67 है और उसके बाद 92 है। 9 फिर 29 माइनस 16 दिस इज 13 और 67 और 92 का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 25 आ रहा है। तो 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 4 25 बराबर है। तो अब 29 के बाद वो नंबर होना चाहिए जिसमें 17 का डिफरेंस और उस नंबर के बाद 21 जोड़ने पे 61 आना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा कोई कॉमन नंबर मिल रहा है। हाँ 46 और 46 में 21 जोड़ोगे 67 भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से 46 इज द करेक्ट वन। तो इजी था यार, ये भी बहुत ही इजी था। नंबर सीरीज मेंशन, अगेन मुझे लगता है मॉड्यूल जैसा ही आ गया है। MNEFNO सब में +1 करना है। तो मिस्टीफाई में भी +1 कर देता हूँ यार, इसमें क्या ही बताऊं मैं। MN हो जाएगा, YZ हो जाएगा, ST हो जाएगा, T के बाद U आ जाएगा, IGH हो जाएगा, FG हो जाएगा और YZ हो जाएगा। NZTUJGZ दैट इज ऑप्शन है। अब इसमें से ऑड मैन आउट निकालना। अब ये ना वर्ड्स वर्ड्स हैं और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है, तो मीनिंगफुल वाली चीज है। तो मैरिज, वेडलॉक, डाइवोर्स और मैट्रिमोनी। देखो मैरिज में भी लोग जुड़ते हैं, वेडलॉक में भी जुड़ते हैं, मैट्रिमोनी में जुड़ते हैं, डाइवोर्स में सेपरेट होते हैं। तो अगर मैं चारों वर्ड्स में देखूं अलग वर्ड कौन सा है, तो डाइवोर्स जो है इन चारों, बाकी तीनों से अपोजिट है। बाकी तीन सिमिलर है पर डाइवोर्स अलग है। तो ये रहा भाई, इसके साथ हमने ये सेशन भी खत्म कर लिया है। एंड क्यूए रिवीजन लाइब्रेरी आपके सामने, उस रिवीजन लाइब्रेरी को क्यूआर कोड को स्कैन करें, आप अपने पास बुक मार्क करके रख लें। मेरे सारे सीरीज एक साथ आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। और जैसा कि मैंने बोला था सिर्फ यही 2 सेशंस रिकॉर्डेड थे, तो हमारे दोनों रिकॉर्डेड सेशन अब खत्म हो चुके हैं। और कल मैं आप लोगों को वापस मिलने वाला हूँ विद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मंडे लाइव 3:15 पे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, मिलते हैं वेरी सून।